वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 17वां, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। देखो, शीर्षक से तो यह कहानी बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके पहले भागों में हमने किसके बारे में वर्णन पढ़ा। अब यहाँ पर लेखक ने हमें 2 अलग अलग प्राणियों के बारे में बताया है। उसमें से सबसे पहले हमने सांप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ली कि किस प्रकार का जीव जंतु है। वह एक अंधेरी गुफा में रहना पसंद करता है और नदी के पर्वतों के चट्टानों के बाजू में उसकी गुफा है। किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, और किसी भी समस्या या संकट का वह सामना नहीं कर रहा है, बल्कि अच्छे से सुखी समाधानी होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और वह उसे ऐसा लग रहा है कि वह उस गुफा का मालिक है और उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। अब आगे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं सांप की विशेषता, यह हम अगले पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। देखिए, सांप के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ते हैं पाठ के परिच्छेदों को। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। अब देखिए, सांप मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और खूब आनंदी है, सुखी है। उसे ऐसे लगता है कि उसके जैसा जीव जंतु, सुखी जीव जंतु इस संसार में दूसरा कोई नहीं है और उसे दुनियादारी से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं। ऐसे ही वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन अचानक क्या हो जाता है कि खून से लथपथ, खून से युक्त शरीर पर उस दाग है खून के, और ऐसा एक प्राणी जो बाज है वह सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। अब देखो, यहाँ पर लेखक ने बाज का वर्णन किया है कि किस प्रकार का जब वो आता है, गिरता है गुफा पर, उसकी अवस्था कैसी थी, किस प्रकार की दयनीय अवस्था थी कि उसके जो छाती पर थे बहुत सारे जख्मों के निशान थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। अब देखिए, अधमरा सा मतलब आधा जीवित और आधा मरा हुआ, मतलब पूर्ण रूप से वह उसका मृत्यु भी नहीं हुई है और वह अब ऐसा लग रहा है कि उस जीवित रहने की भी उसकी स्थिति नहीं है। तो ऐसे अधमरा सा खून से लथपथ, पंख से खून भर रहे थे और जख्मों के निशान उसके शरीर पे थे और जोर जोर से वह हाँफ रहा था, अर्थात सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। अब देखिए, बाज, उसका जीवन कहाँ पर होता है? आकाश में विचरण करता है। वह स्वच्छंद रूप में, स्वतंत्रता से आकाश में घूमता रहता है। और ऐसा बाज जो खून से लथपथ जख्मी अवस्था में, उसके शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान हैं और सांस लेने में भी उसको तकलीफ हो रही है तथा वह अब अधमरा सा लग रहा है और ऐसी दर्द भरी चीख मारते हुए वह जमीन पर आ गिरा और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर इधर उधर लौटने लगा। अब देखिए, बाज क्या होता है? बहुत सारे अन्य जीव जंतुओं को क्या करता है? भक्षण करता है वो। और जब सांप ने देखा कि उसके गुफा के पास ही, गुफा में ही कौन आकर गिरा है? बाज। तो वह क्या हो गया? थोड़ा सिकुड़ गया, अर्थात डर गया, जाकर छिप गया। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। क्यों? क्योंकि उसे पता है सांप का भक्षण करता है ना, उसे खाता है, शिकार करता है। बाज कैसा होता है? शिकार करने वाला पक्षी होता है, आक्रमण करने वाला। और जैसे ही उसकी गुफा के पास आ गया, अब सांप को लगा कि पता नहीं ये बाज क्या करेगा उसके साथ, शायद वो उसकी शिकार करने के लिए आ गया और वो घबरा गया। डर से मारे वह एक कोने में जाकर छिप गया, सिकुड़ गया। किंतु दूसरे क्षण उसने भाप लिया। भाप लेना, जान लेना कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। जीवन की अंतिम सांसें गिनना कि मृत्यु के बहुत निकट होना,
ये एक मुहावरा है, मुहावरे हमने पढ़े हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मुहावरे के ऊपर, आपको मुहावरे के अर्थ और वाक्यों में अलग अलग वाक्य उसके बनाने होते हैं। तो देखो यहाँ पर उसने क्या देखा सांप ने कि बाज बहुत घायल हुआ है और अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा है। अब उससे डरना बेकार है और इस प्रकार से उसके मन में जो डर बैठा हुआ था वह निकल गया। यह सोचकर उसकी हिम्मत बनना, साहस आना, ढाढ़स बनना। वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। अब देखे उसे पता है अब बाज क्या हो गया है, जो दूसरों की हमेशा शिकार करता है, लेकिन अब वह ही किसी कारण से घायल हो चुका है, जख्मी हो चुका है और वह उसके द्वारा सांप को किसी भी प्रकार की खतरा नहीं हो सकता है। इसलिए वह उस पक्षी के पास जाता है, उसको ताकता रहता है, उसकी निरीक्षण करता रहता है और फिर मन ही मन में सोचता रहता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और उसकी यह दयनीय अवस्था देखकर मन ही मन वह खुश होता हुआ बोलता है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। अब देखिए वो कैसे उसको खिजा रहा है कि उसको पता है कि बाज की प्रवृत्ति कैसी होती है, वह हमेशा दूसरों पर आक्रमण करता रहता है और ऐसा आक्रमण करने वाला पक्षी आज क्या हो गया है, मरणोत्सन्न अवस्था में उसकी जीवन की अंतिम सांसें वह गिन रहा था। और जब उसे पता चलता है तो उसको जाता है और चिढ़ाने लगता है, खिजाने लगता है, क्यों भाई इतने जल्दी मरने की तैयारी तुमने कर ली क्या। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी हाँ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। अब देखो बाज क्या उत्तर देता है उसको, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब मेरे जीवन का अंत काल आ गया है, मेरी कुछ समय के उपरांत मेरी मृत्यु हो जाएंगी। फिर भी देखो क्या कहता है कि लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई। अब देखिए किसकी बातें हैं, बाज की। जी भरकर उसे मैंने भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया। देखो अपने पंखों से नापना मुहावरा है कि आकाश में निरंतर स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमना। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने पहले परिच्छेदों के द्वारा हमें लेखक सांप की प्रवृत्ति की ओर इंगित कर रहे थे, दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर हमें लेखक इन परिच्छेदों के द्वारा बाज के स्वभाव के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बाज की प्रवृत्ति होता है, वह क्या करता है अपने जीवन से। अब वह मरणासन्न अवस्था में है, उसकी मृत्यु निकट ही आने वाली है, लेकिन उसे अपने जीवन से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। होते हैं ना बहुत सारे मनुष्य हमेशा अपने जीवन में रोते ही रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं जिसे अपने जीवन से हमेशा शिकायत रहती है। लेकिन बाज उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसके जीवन था तब तक उसने अपने जीवन को अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन व्यतीत कर लिया था। बाज का स्वभाव कैसे होता है, स्वतंत्रता से आकाश में उन्मुक्त होकर घूमना। अब देखिए उसके पंख हमें अगर हम देखते हैं तो थोड़ा नाजुक दिखाई देते हैं, ऐसे लगते हैं इस पंखों में इतनी ताकत होगी कि वो आकाश में उड़ान भर पाएंगे। लेकिन जब उसकी इच्छा शक्ति जागृत होती है तो वह छोटे से नाजुक दिखने वाले जो पंख होते हैं उसमें वो उड़ान भर लेता है और आकाश की लंबी लंबी ऊंचाइयों तक वह ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लाता। बाज का स्वभाव कैसे होता है कि वो नाजुक दिखने वाले पंखों में जब उसकी इच्छा शक्ति जागृत होता है तो लंबी लंबी आकाश की ऊंचाइयों को अपने पंखों के द्वारा वह नाप लेता है। तथा वह क्या कहता है कि जो कुछ सुख मुझे इस जीवन में उसका आस्वाद लेना था मैंने वह पूरा ले ली। दूर दूर तक उड़ान मैंने आकाश में भरी है। और वह आगे सांप से कहता है, तुम्हारा बड़ा ही दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दो प्रवृत्ति के पक्षी दिखाई दे रहे। एक तो आकाश में स्वच्छंद होते हुए उड़ान भरने वाला जिसका जीवन हमेशा आकाश से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है सांप जो जमीन पर रेंगता हुआ अपना जीवन
बिताता है और उसका संबंध आकाश से होता है नहीं, बल्कि उसका पूरा संबंध, पूरा जीवन का काल जो होता है जमीन से ही होता है। तो यहाँ पर लेखक हमें यही इंगित करना चाहते हैं, यही दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव भी इसी प्रकार के होते हैं कि वह भले ही कुछ मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि है जितना उसके पास है उसमें ही वह समाधानी रहते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य के स्वभाव ऐसे होते हैं कि वह क्या करते हैं, उनकी ताकत और उनकी इच्छा शक्ति को जागृत करते हुए एक विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य को, ध्येय को साध्य करने के लिए वो निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं और अपनी इच्छा शक्ति, अपने सामर्थ्य को माध्यम बनाकर वह उस तक पहुंचते ही है। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? अब देखिए, बाज के पास पंख होते हैं इसलिए वह आकाश में उड़ान भर सकता है, लेकिन सांप के पास पंख होते हैं नहीं। तो सांप क्या करता है, जमीन पर रेंगता है। तो वह इसी प्रकार की बातें उसे बताना चाहता है कि तुम्हारे आकाश से और मेरा क्या लेना देना है, मेरा लेना देना तो सिर्फ मैं जमीन पर हूँ। अगर मेरे पास पंख ही नहीं तो मैं आकाश में उड़ान कैसे भर सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए ये तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अब देखो, दोनों की बातचीत से दो सांप अपने जीवन से खुश है और बाज अपने जीवन से खुश है। तो हमें देखो यहाँ पर बाज, सांप का जो है कायरतापूर्ण जीवन दिखाई दे रहा है, लेकिन बाज का कैसे धाड़सी साहसी जीवन हमें दिखाई दे रहा है। उसके जीवन में तो बहुत सारी समस्या आती होगी, कठिनताएं आती रहती होगी, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, अपने पंखों में सामर्थ्य लाकर बड़ी बड़ी उड़ान भरता है। अब सांप देखो क्या सोचते हैं आगे। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। अब क्यों उसकी मूर्खता पर हंस रहा था? अब वो सोच रहा है कि बाज इतना घायल हो चुका है कि कुछ समय के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएंगी। फिर भी देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उसे अपनी जान बचाने की पड़ी नहीं है, बल्कि आकाश में ऊंचाई उड़ान भरने के बारे में वो सोच रहा है। और उसे उस समय बाज का वह व्यवहार मूर्खतापूर्ण लगता है, इसलिए उस मूर्खतापूर्ण बात पर वह हंसता है। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अब देखिए वह क्या सोचता है कि इतने मरणासन्न अवस्था में होने के बावजूद भी बाज क्या कर रहा है, आकाश में उड़ने की बात कर रहा है। लेकिन सांप सोचता है कि उड़ने और रेंगने में ऐसा क्या फर्क है, अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी ही है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी ही में ही मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि हर सजीव को जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही होने वाली है, एक न एक दिन सबको मरना ही है। लेकिन हम हमारे जीवन को किस प्रकार से जीना है यह हमारे ऊपर होता है कि हमें सांप जैसे कायरता युक्त जीवन जीना है या बाज जैसे साहसपूर्ण जीवन जीकर हमारा जीवन सार्थक करना है, यह हमें तय करना है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप के गुफा के चारों ओर घूमने लगी। अब देखो जब वह सांप से बातचीत कर रहा है तो इसमें थोड़ा उसको थोड़ी शक्ति आ गई और उसने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उस सांप की गुफा की ओर चारों तरफ देखने लगा। चट्टानों पर पड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। अब देखिए गुफा का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि किस प्रकार से थी। दरार मतलब जमीन में जो दरार आती है उसे कहा जाता है। पानी में गुफा में पानी टपक रहा था। सीलन और अंधेरे से डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से वहां पर पड़ी सड़ गई। तो देखो इस प्रकार से दुर्गंध युक्त उस गुफा का वर्णन किया है जहां पर सदियों से सांप अपना कायरता युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दिए हैं। जब मैंने पढ़ाते समय उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो आपको अब इन शब्दार्थों का और मुहावरों का अर्थ आपके नोटबुक में लिखना है। लिख लिया? तो चलो अब हम देखते हैं, चेक करते हैं आपने उत्तर सही लिखे हैं या गलत।
कठिन शब्दों का अर्थ है असीम, सीमाहीन। दरार, फटने से उत्पन्न जगह। सीलन, नमी, तरी। मुहावरे, अंतिम सांसें गिनना, मृत्यु के निकट होना। पंखों से नाप आना, उड़कर देख आना। तो बच्चों, अब तक हमने इन परिच्छेदों में सांप और बाज के स्वभाव के बारे में वर्णन पढ़ लिया है। आगे लेखक हमें इस छोटी सी कथा से क्या बोध देना चाहते हैं उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।